आज जिस शख्स से आप सभी को मिलवाने जा रहा हूँ वो बेहद ख़ास हैं। वो अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, नए रास्ता तलाशते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं और कठिन परिश्रम कर जीत हासिल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की। सात निश्चय किसी नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर की सोच नहीं है। अगर आपने उसका एजेंडा बना भी दिया, अगर उसको करने के लिए बिहार विकास मिशन जैसी कोई व्यवस्था भी बना दी, फिर भी वो चीज़ ग्राउंड पर नहीं हो रही है। बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि 1970 के बाद से यहाँ 25 चीफ मिनिस्टर आए और गए, अलग अलग दलों के शासन अलग अलग समय में रहा, फिर भी बिहार की स्थिति सुधर नहीं रही है। अगर नहीं सुधर रही है तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। जब नींव ही गलत पड़ जाएगी तो उस पर चाहे दीवार में आप जितना मरम्मती करते रहें वो कभी सीधा नहीं हो सकता, वो मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी समय लगे, जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितनी ताकत लगानी पड़े, एक नई राजनीतिक व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी जो बिहार के लोग मिलकर बनाएं। चलिए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं, उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे। कई तरह की बातें होंगी। प्रशांत जी, चिलचिलाती धूप में और लोगों के साथ संवाद का जो आपका कार्यक्रम है जी, आपको लगता नहीं है कि ये जो एक मैसेजिंग है, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हमने की है, कई वर्षों तक की है, ये हमने देखा है कि नेता जनरली कट जाते हैं। देखिए, पहले तो बात यह है कि मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी बनाई नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, बिहार से की मिट्टी से निकले हुए एक व्यक्ति के नाते मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिहार में जो परेशानी है, जो 60-70 साल से जो पिछड़ेपन की स्थिति है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ है। जैसा कि मैं बता रहा था कि बिहार में पलायन की ये हालत है कि जो व्यक्ति भी शरीर से काम करने, मेहनत करने की स्थिति में है, वो बिहार छोड़कर बाहर सुदूर राज्यों में जाकर काम करता है। सबसे कठिन काम, जिस राज्य में भी आप देश के जिस हिस्से में जाएंगे, जो वहाँ सबसे कठिन काम करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें सबसे पहले बिहार के लोगों को ले जाया जाता है। और जब वो आदमी का शरीर थक जाता है, वो वापस आता है। पूरी जवानी 20 साल, 25 साल, 30 साल लोग बाहर काम करते हैं और उस दौरान वो सिर्फ 15 दिन या 1 महीने के लिए अपने परिवार के साथ आने का, समय बिताने का उनको मौका मिलता है। कोई भी व्यक्ति, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो ये काम करना चाहता। फिर वो जब लौटता है तो उसके घर में जो सबसे मजबूत लड़का होता है, जो सबसे जवान व्यक्ति होता है, वो उसकी जगह चला जाता है। फिर वो काम करता है और वहाँ से पैसे भेजता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने एक दिन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति या एक दल को दोष देने की बात नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति और दल ने की वजह से बिहार की स्थिति नहीं हुई है। ये पिछले 1970 से आप लगातार दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छूटते चले गए। 90 आते आते आप देश में सबसे निचले स्थान पर पहुंच गए। 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था, 2005 में भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था, और आज भी 2022 में भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। लेकिन बिहार में आपने कैंपेन संभाला है नीतीश कुमार जी का, और एक लाइन जो बिहार के सभी लोगों के जहन में चढ़ा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ठीक बात है। 2015 में महागठबंधन के तौर पे एक राजनीतिक प्रयोग जिसमें मैं भी भागीदार था, जिसमें ये सोच थी कि अगर पार्टियों को एक साथ लाकर उनको चुनाव जिताया जाए और उनको एक एजेंडे पर चुनाव जिताया जाए, जो कि 7 निश्चय था। 7 निश्चय किसी नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर की सोच नहीं है, वो बिहार के लोगों की सोच थी। 40,000 गाँवों में सर्वे कराया गया, लोगों से पूछा गया कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बताया कि साहब बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार लोगों को कुछ सरकारी सहायता मिलना चाहिए। इसलिए 7 निश्चय में कहा गया कि जो बिहार में बेरोजगार युवक हैं उनको 1,000 रुपये का भत्ता मिलेगा महीने का। बिहार में लोगों ने बताया साहब 10वीं 12वीं तक तो फिर भी पढ़ाई हो जाती है, 12वीं से आगे पढ़ाई जब बाहर जाके पढ़ाई करनी होती है तो ना उसकी कोई व्यवस्था है, ना उसके लिए पैसे हैं। इसलिए परिकल्पना की गई कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, जिसमें बच्चे कम ब्याज पर लोन ले सकें
और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लोगों ने बताया कि साहब पानी नहीं है घर में, चापाकल सरकारी उसी के घर के सामने गड़ता है जिसकी सामाजिक राजनीतिक कोई हस्ती हो, इसलिए नल के जल की बात कही गई। लोगों ने बताया उस समय कि नलियों और गलियों की हालत ख़राब है, गली बन भी गए हैं तो नलियां तो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, इसलिए नली गली के पक्कीकरण की बात कही गई। ये सारी व्यवस्था, ये सारी सोच 2015 का हिस्सा थी। राजनीतिक पत्रकारिता के तौर पर जब आप इसको बताते हैं तो आप बताते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी और जीत गए। आप ये भी बताइए कि देश में पहली बार, कम से कम बिहार के इतिहास में पहली बार, एक महागठबंधन जिसमें 3 दल शामिल थे, उन्होंने अलग अलग घोषणा पत्र नहीं जारी किए, वो ये 7 पॉइंट प्रोग्राम पर वो साथ में आए। इन 7 पॉइंट प्रोग्राम पे उस समय के अनुमान के मुताबिक 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। 3 लाख करोड़, लेकिन वो हुआ नहीं। प्रशांत जी, आपको मैं रोक रहा हूँ। 7 निश्चय विजन डॉक्यूमेंट था, सभी जानते, बिहार की जनता जानते हैं, उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने बिहार विकास मिशन की परिकल्पना दी थी और वो आपने इस्टेब्लिश करने के लिए कहा था, इस्टेब्लिश भी हुआ, वहाँ बना भी। लेकिन आज क्या स्थिति है, जो आपकी परिकल्पना थी, तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक एक मकरजाल बन जाता है किसी भी सिस्टम को हैंडल करने के लिए, खासकर इंडिया में, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए लैटरल एंट्री की बात, आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस की बात आपने की, वो कितना सही है और क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, आप बात ठीक कह रहे हैं। जो स्थिति अभी ग्राउंड पर है वो क्या दिखाता है कि आप राजनीतिक तौर से राज्य जीत भी जाएं, अगर आपने उसका एजेंडा बना भी दिया, अगर उसको करने के लिए बिहार विकास मिशन जैसी कोई व्यवस्था भी बना दी, फिर भी वो चीज़ ग्राउंड पर नहीं हो रही है। यही बात तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि 1970 के बाद से यहाँ 25 चीफ मिनिस्टर आए और गए, अलग अलग दलों के शासन अलग अलग समय में रहा, फिर भी बिहार की स्थिति सुधर नहीं रही है। अगर नहीं सुधर रही है तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, और मैं समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा जो उसकी वजह है वो यहाँ की राजनीतिक जड़ता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है, जो यहाँ परिवेश है, वो उसमें एक राजनीतिक जड़ता आ गई है। 75 के बाद से कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ नहीं है, कोई नए लोग राजनीति में आए नहीं। जो राजनीति में आज अगुआ हैं बिहार में पिछले 30-35 साल से, वो चाहे आरजेडी के लालू जी हों, जेडीयू से नीतीश जी हों, या भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी हों, ये सब 75 की पौध हैं, 75 के आंदोलन से निकले हैं। उसके बाद से आज 47-48 साल हो गए, कोई बिहार में राजनीतिक सामाजिक आंदोलन हुआ नहीं, नया नेतृत्व आया नहीं, नए लोग राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था के हिस्सा बने नहीं। तो वही पुरानी बात, वही पुराने ढर्रे पर चले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल चेंज जिसको कहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आपको दिख सकता है, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। यही बात तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग ऐसा समझते हैं कि मैं एमएलए अच्छा बना दूंगा तो उससे मेरी स्थिति सुधर जाएगी, मेरा एमपी ठीक हो जाएगा तो उससे व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ज़रूर कुछ उससे सुधार हो सकता है, लेकिन अगर आप व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं तो आपको एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उसी की मैं बात और उसी की परिकल्पना लेकर बिहार में आया हूँ कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी समय लगे, जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितनी ताकत लगानी पड़े, एक नई राजनीतिक व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी जो बिहार के लोग मिलकर बनाएं। बिहार के सब वो लोग जो जिनकी सही सोच है, जो जिनमें क्षमता है बिहार को बदलने की, वो एक साथ आकर एक मंच पर आकर एक नई व्यवस्था बनाएं। और सिर्फ बनाए ही नहीं, ये भी तय करें कि वो व्यवस्था चलेगी कैसे, उसका नेतृत्व कौन करेगा। वो किसी एक व्यक्ति और परिवार का प्रयास न हो, वो समाज का प्रयास हो। जब वो होगा तभी व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ये बहुत चैलेंजिंग है प्रशांत किशोर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात बिहार की अगर हम बात करें, और आप 2015 में यहाँ स्ट्रैटेजी भी आपने देखा था महागठबंधन का। मेरा सीधा सा सवाल है, जाति हावी होता है, और जाति कैसे हावी होता है मैं आपको बताता हूँ। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आज जातीय जनगणना की बात कर रही है, ऑफिशियल बात हो रही है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर्स नहीं है जिनके टैब में किस कंस्टिट्यूएंसी में किस जाति के कितने वोटर्स हैं ये उनके पास हो। ये अनऑफिशियली मुखिया से, प्रखंड प्रमुख से उनके पास आ जाते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उस जाति का है तो आम लोग वोटर में तब्दील हो जाते हैं और वोटर्स जाति और धर्म में बढ़ जाती है। ये जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, इसी स्ट्रैटेजी पे हर एक राजनीतिक दल चलते हैं, और आपसे बेटर कौन जानता होगा। इसको बदलने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि सब कुछ बिहार में जाति पर ही होता है, पूरी राजनीति सिर्फ जाति पर ही चल रही है। ये सोच जो है वो
थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह भी दिखाती है और थोड़ा बहुत ये बताता है कि सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप गहराई से देखेंगे, जैसा आपने बताया, चुनाव को और चुनाव के परिणामों को बहुत गहराई से 10 साल मैंने जुड़कर उसके साथ काम भी किया है और समझने का प्रयास किया है। देखिए, समाज, अगर आप राजनीति करते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझना पड़ेगा और समाज के हर उस पहलू को समझना पड़ेगा जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उस नज़रिए से जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है, आपको समझना है, वो एक बात है। लेकिन बिहार में जाति की राजनीति में उतनी ही भूमिका है जितनी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये लोगों का भ्रम है कि दूसरे राज्यों में जाति की कोई भूमिका नहीं है। मैंने हर राज्य में चुनाव कराए हैं, करीब करीब सारे राज्यों में काम करने का मौका मिला है। हर राज्य में जाति एक पहलू है, लेकिन मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप गहराई से इन चीज़ों को देखेंगे तो समाज में ये ताकत है कि वो जाति से ऊपर उठकर वोट कर सकता है और करता रहा है। मैं आपके दर्शकों को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। 1984 में इसी बिहार में और इसी जातिगत व्यवस्था में कांग्रेस को वोट पड़ा। पूरा का पूरा बिहार, उस समय यूनाइटेड बिहार, कांग्रेस को वोट किया। वो तो एक लहर था। ये बिल्कुल, मैं जानता था आप यही कहेंगे कि वो तो एक लहर था। मैं आपसे एक कदम उसमें और आगे बढ़ता हूँ। वो लहर इसलिए थी कि इंदिरा जी की डेथ हो गई थी और उसकी सहानुभूति से उसमें लहर आया, तो लोग जाति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, फिर 89 में चले आते हैं। उस समय यहाँ पर बीपी सिंह के नेतृत्व की पार्टी जनता दल को वोट पड़ा, तो आप तुरंत कहेंगे कि वो तो लहर था, वो फोर्स वाला। बिल्कुल, करप्शन का इशू था ना, करप्शन का इशू था, इसलिए लहर हो गया। फिर जाति से लोग ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया जनता दल को, इसी बिहार की जातिगत व्यवस्था में जीत कर आए बीपी सिंह और उनकी पार्टी। फिर 2014 में बिहार में कौन जीता? इसी जातिगत व्यवस्था में भाजपा जीती। आप कहेंगे वो मोदी जी की लहर थी, वो भी करप्शन से रिलेटेड है। लेकिन भाई व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ा। ये तीनों घटना को पेपर पर लिखिए। 84 में एक घटना जिससे उपजी हुई सहानुभूति की लहर में समाज ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। 89 में बोफोर्स और एंटी करप्शन का मुद्दा, और उस मुद्दे पर समाज ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। 2014 में एक व्यक्ति और उसका प्रयास, और उस पर जनता का विश्वास हुआ, जिससे लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट कर गए। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई घटना जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाए, अगर जनता उसके पीछे खड़ी हो जाए, तो समाज में वो ताकत है कि वो अपनी जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। होता ये है कि जिन चुनावों में कुछ अलग नहीं दिखता है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है, कोई अलग मुद्दा नहीं है, तो उस स्थिति में समाज में लोग ऐसा कह सकते हैं कि चलो सब एक जैसा ही दिख रहा है, तो अपने जाति वाले को वोट कर देते हैं। मोटे तौर पे बात यही है। लोग इसको समझना नहीं चाहते, और समझने के बाद भी अगर सिर्फ और सिर्फ जाति पर वोट पड़ रहा होता बिहार में, तो मोदी जी को तो एक भी वोट बिहार में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से आप फिर बताइए कि वोट कैसे पड़ रहा है? मोदी जी के नाम पर वोट बिहार में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पहले बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। तो उनकी जाति के बिहार में कितने लोग रहते हैं? पर मैं यहाँ मेरा काउंटर क्वेश्चन करने से पहले उसका आंसर कीजिए। आपने कहा कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा कि जाति डोमिनेट करती है। अरे मैंने तो उसके आंसर में कहा है वो बात कि भाई जाति भी जैसे अन्य दूसरे पहलू हैं, वैसे जाति भी एक पहलू है। सिर्फ जाति ही क्यों, समाज की जितनी की जो बनावट है, जो संस्कार हैं, जो कल्चर है, जो बेरोजगारी है, जो आर्थिक स्थिति है, हर चीज़ एक फैक्टर है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो आप कह रहे हैं कि जाति वन ऑफ द फैक्टर है, नॉट वही एक फैक्टर है? मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, यही सच्चाई है। जी बिल्कुल। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रशांत जी जानना चाहता हूँ कि अगर एक नैरेटिव बनता है, अगर आप ही की बात को हम उठाएं, एक नैरेटिव बनता, तो क्या जन सुराज से जिस तरह से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो आपका पंच लाइन है, और आपने जो इंडिकेटर दिखाया बिहार के बारे में, सोशल इंडिकेटर, लॉ एंड ऑर्डर इंडिकेटर और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें बिल्कुल अंतिम पायदान पे पड़ा हुआ है बिहार, और यही बात आप कहना चाह रहे हैं। तो आप इसके ज़रिए एक नया नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए अगर अच्छे लोग सही सोच के साथ आएँ और सामूहिक प्रयास किया जाए, तो एक विकास की नई गाथा लिखी जा सकती है। ऐसा ही आपकी सोच है? बिल्कुल। जन सुराज की जो पूरी सोच है वो इसी बात पर आधारित है कि जो 60-70 साल का पिछड़ापन है, 12-13 करोड़ लोगों की ज़िंदगी की जो बात है, वो कोई एक व्यक्ति या एक दल उसके लिए दोषी नहीं है। इसी तरह कोई एक व्यक्ति या एक दल इसको सुधार नहीं सकता है। अगर इसको सुधारना है, इसको बेहतर बनाना है, तो बिहार के लोगों को साथ में आकर, एक मंच पर आकर लोकतांत्रिक तरीके से सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा।
लेकिन अब मंच कैसे बने, कौन लोग बनाएं, उसको चलाया कैसे जाए, उसको करने के लिए बिहार के गांव-गांव में जाने की ज़रूरत है। लोगों से समझने की ज़रूरत है कि क्या लोग इससे कन्विंस हैं कि करना है। जो 2 तारीख से आप पद यात्रा भी अभी भी जो मैं कर रहा हूँ वो उसी का हिस्सा है। मैं कोई पब्लिक रैली नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने देखा। मैं कोई मीटिंग, राजनीतिक रैली नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ। लोग ये पूछ भी रहे हैं, साहब कब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। मैं आप उनको क्या कह रहा हूँ कि कोई हमने दल मंच बनाया नहीं है। आपको इस सोच से जुड़ना है कि बिहार को बदलने के लिए एकमात्र रास्ता, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है कि बिहार के लोग साथ में आएँ, सही लोग जिनको यहाँ के धरती की समझ है, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जो अपने स्तर पर बिहार को सुधारने के लिए कुछ छोटा या बड़ा योगदान कर रहे हैं और जिनमें ये जज्बा है कि नहीं बिहार को बदला जा सकता है। हमारी आने वाली पीढ़ी वो बिहार में न रहे जिस बिहार में हम रह रहे हैं। अगर जिनमें ये जज्बा है, ऐसे लोगों को साथ में लेकर आएंगे तो उसके बाद का रास्ता तय किया जा सकता है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सबसे कठिन काम है कि ऐसे लोगों से मिलना, उनको चिन्हित करना, उनसे बात करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि ऐसा कोई मंच बनाया जा सकता है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा सकता है, जिसमें क्षमता और इच्छा के मुताबिक आपको कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलेगी और उस जिम्मेवारी को करने में आप कामयाब रहेंगे। जब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा तो अपने आप लोग आएंगे। और इसी को करने के लिए अभी से लेकर सितंबर तक बिहार के हर जिले ब्लॉक में जा रहा हूँ। अभी हम लोग पातेपुर में हैं। अभी मैं आज पूरे दिन में ऐसी 8 मीटिंग्स कर रहा हूँ। जी, मैं देख रहा हूँ कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे संवाद कर रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। एक सवाल, चूँकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं जनरली देखा हूँ कि जो एक्सेसिबिलिटी होती है, यानी नेताओं के पास, आप विधायक बन गए, आप सांसद बन गए, तो एक कोटरी ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक समूह है जो उनको घेर देता है और उनका एक एस्पिरेशन रहता है कि उनको कुछ काम मिल जाए, उनको कुछ फ़ायदा हो जाए और उस फ़ायदे से लोग भी जुड़ते हैं। आप इससे बेहतर, आप 10-11 स्टेट में कई एक सीएम बनाए हैं, आपसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट आज के डेट में नहीं है इंडिया में। तो आप इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ये एस्पिरेशन जनसुराज में जब लोग जुड़ेंगे तो उनकी भी उम्मीदें होंगी कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं तो मेरी कुछ उम्मीदें होंगी, हो सकता है मुझे टिकट मिल जाए, हो सकता है मुझे उनके साथ जुड़ने के बाद हमको कोई फ़ायदा हो जाए। इन एस्पिरेशन को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, लोगों के जो व्यक्तिगत एस्पिरेशन होते हैं, हर आदमी सफल होना चाहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो समूह के या मंच के या दल के जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, काम करने का जो तरीका है, उसके अंदर वो समाहित है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बात बता रहे हैं उसके मूल में क्या है कि जब आप चीज़ बना रहे हैं, बनाते समय ही उसको अगर ठीक से नहीं बनाएंगे, जब नींव ही गलत पड़ जाएगी तो उस पर चाहे दीवार में आप जितना मरम्मती करते रहें वो कभी सीधा नहीं हो सकता। वो मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। कमज़ोर नींव पर मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। आप मजबूत नींव बना रहे हैं। मेरी सोच, मेरा प्रयास ये है कि अगर दल या मंच बनना भी है तो उसकी नींव में ऐसे लोग रहें, उसकी नींव बनाने में ही जितनी ताकत। दल को आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई 1 साल 2 साल इस बात के लिए लगा रहा हो कि दल को बनाया कैसे जाए। लोग दल बना देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इसमें अच्छे लोग कैसे लाएं, बुरे लोग कैसे लाएं, किसको मैनेज करें, किसको रखें, कैसे जीतें। और धन बल सब कुछ का प्रयोग होता है। नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बनाने में ही सही लोग आएँ, सही सोच के लोग आएँ, तभी तो 1-1.5 साल का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो यहाँ 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कर रहे हैं, ताकि गाँव में जाएँ, शहरों में जाएँ, नुक्कड़ पे जाएँ, लोगों से मिलें, बात करें, समझें कि भाई कौन ऐसे सही लोग हैं जिनको इसके नींव में रखा जाना चाहिए। नींव में एक ईंट प्रशांत किशोर डाल रहे हैं तो दूसरी ईंट डालने वाला व्यक्ति भी इतना ही कमिटेड होना चाहिए, वो भी इतना ही सही होना चाहिए। सब मिलकर अगर बनाएंगे, मजबूत नींव पड़ेगी तो उस पर इमारत भी बड़ी बनेगी। प्रशांत किशोर, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का? बहुत समय आप ले रहे हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है। बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर हमको देखिए, मैं समझता हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा भारी आलोचक भी होगा वो भी जानता है कि कुछ आए चाहे नहीं, मुझे चुनाव की तो समझ है। बिल्कुल, चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसकी थोड़ी बहुत समझ है मुझे। चुनाव लड़ने के लिए अगर आपको नई पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ना है तो उसके लिए साल भर, 6 महीने, 8 महीने बहुत होते हैं। मैं यहाँ 2015 में जून के महीने में आया, 2 जून, और नवंबर में हम लोग चुनाव जीत कर चले गए। तो उसके लिए कोई 4 साल पहले आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ कि आपने ठीक कहा कि जो एक पहले से पार्टियों में एक जो सिस्टम चला आ रहा है, अगर वो ही बना रहेगा तो आप बनाएंगे तो उसमें भी वो समस्या आने वाली है। इसलिए बनाने के समय ही
हर एक ईंट को ठोक ठोक के देख के अच्छी ईंट ही डालना चाहते हैं, ताकि नींव में मजबूत ईंट रहे, मजबूत कैरेक्टर के लोग रहें, सही सोच के लोग रहें। एक बार वो मजबूत ईंट बन गई, मजबूत नींव पड़ गया, तो उस पर इमारत भी भव्य बनेगी, उसमें कोई मुझे चिंता और उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इसको बनाने में जितना समय लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन इसको पूरे बिहार को छान कर, जैसे दही से आप मक्खन निकालते हैं तो उसको मथना शुरू करते हैं, वैसे मत्ते 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 समाज से ऐसे लोगों को मैं निकाल लूँगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर पाएंगे, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी क्षमता है। मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, आप अगर देखेंगे मेरा कार्यक्रम वैशाली में मैं 5 दिन से हूँ, मैं किसी नेता के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। ये सब समाज के वो लोग हैं जो अपने स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज में कुछ बेहतरी कर रहे हैं। ये सब एमएलए और एमपी नहीं हैं, हारे हुए एमएलए एमपी भी नहीं हैं, ना जीते हुए ना हारे हुए। मैं उनके यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं समाज में वैसे लोगों के पास जा रहा हूँ जिनके पास वो क्षमता, वो सोच है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरा प्रयास ये है कि ऐसे लोगों को एक मंच पर लाएं, और अगर सब मिलकर तय करें तो उस मंच को आगे बढ़ाया जाए और एक लोकतांत्रिक तरीके से बनाया और चलाया जाए, ताकि हर व्यक्ति को जो इस मंच से जुड़े उसको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार कुछ करने का अवसर मिले। और मूल में जो बात है कि जिसको जिसके द्वारा बिहार को बदला जा सके, अगले 10-15 साल में बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा करना है। टॉप 10, टॉप 15 राज्यों में अगर आप अभी 28वें और 30वें नंबर पर हैं, यहाँ से उठाकर 10 और 15 राज्यों के बीच में पहुंचना है, तो उसके लिए आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, नए लोग चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए। लेकिन व्यवस्था आप कैसे परिवर्तन करेंगे? जनता मालिक है, जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुनकर बैठा दिया, फिर वो तय करते हैं कि ब्यूरोक्रेट कौन होगा और वो कैसे चलेगा। ब्यूरोक्रेट लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेट सरकार नहीं चला रहे होते हैं, इसी से रिलेटेड तो सरकार चलाने में एक व्यवस्था है, व्यवस्था का अंग है। अगर सरकार चाहे तो अच्छे ब्यूरोक्रेट को रख सकती है, अगर सरकार जनप्रतिनिधि गलत हैं तो गलत ब्यूरोक्रेट को रख सकते हैं। आपकी डिपेंडेंसी कितनी ब्यूरोक्रेसी पर है, ये भी फंक्शन इस बात का है कि आप खुद कितने कॉम्पिटेंट हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड सवाल है, नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं आप, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी का जो डिपेंडेंसी है ब्यूरोक्रेसी पे कितना ज़्यादा है? नीतीश जी के कार्यकाल को मैं आप 2 भाग में करके समझ सकते हैं, फिर आपको समझ में आएगी ये बात, या आपके दर्शकों को समझ में आएगी कि क्यों एक ही व्यक्ति, एक ही क्षमता वाला व्यक्ति 2 अलग अलग परिस्थितियों में उसका रिजल्ट अलग अलग होता